डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर को अगर आपको कुछ ही पॉइंट्स में रिवाइज करना है तो चलिए करते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा, ये जो डी ब्लॉक होता है कौन से ग्रुप में लाई करता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक मतलब लाई करता है पीरियडिक टेबल के, ठीक है ना। अगला पॉइंट है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है कौन से ऑर्बिटल में होती है, आंसर हो जाएगा n-1 डी वाले ऑर्बिटल्स में होती है। अगला है एफ ब्लॉक जो है उसमें 4f और 5d वाले ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होती है सब प्रोग्रेसिवली, ठीक है ना। अगला है जो एफ ब्लॉक है उसको सेपरेटली प्लेस किया जाता है पीरियडिक टेबल के नीचे, ठीक है ना। अच्छा, अगला पॉइंट है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अच्छा, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। फिर आता है अपना, अपने पास टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज होते हैं, एक हो गया 3D, एक हो गया 4D, एक हो गया 5D और एक हो गया 6D, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैं देखता हूँ कि सारे ट्रांजिशन सीरीज के कुछ कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ कि स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या है। मुझे पता है कि 3D सीरीज है जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, जिंक पे एंड हो जाता है। सेकंड वाला जो है वो यूट्रियम से स्टार्ट होता है, कैडमियम पे एंड हो जाता है। जो थर्ड वाला ट्रांजिशन सीरीज है वो लैंथेनम से स्टार्ट हो जाता है, फिर मर्क्यूरी पे एंड हो जाता है। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज जो है वो एक्टिनियम पे स्टार्ट होता है और कॉपर्निशियम में एंड होता है। लेकिन आपने देखा होगा लैंथेनम के साइड में मैंने एच एफ क्यों लिखा है, यहाँ पे आर एफ क्यों लिखा है। इसका मतलब ये है कि लैंथेनम के बाद लैंथेनाइट्स भी आते हैं, एक्टिनॉइड्स, एक्टिनियम के बाद एक्टिनॉइड्स भी आते हैं। उसके बाद जो पहला एलिमेंट आता है वो हाफनियम है इधर, और इसमें रदरफोर्डियम है, इसीलिए हमने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगला है अपना जो 4f सीरीज होता है वो सेरियम से लेकर लुटेशियम तक होता है और उसको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। 14 एलिमेंट्स होते हैं। और 5f सीरीज में भी 14 एलिमेंट्स ही होते हैं और ये स्टार्ट होता है थोरियम से और एंड हो जाता है लॉरेंशियम से, और इनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगला अगला देखें तो इसमें आईयूपीएससी के हिसाब से अगर हम नाम देखें तो ट्रांजिशन एलिमेंट में ना अगर मैं देखूं तो इसमें इनकम्प्लीटली फिर डिसब्शल होते हैं इधर उसके एटम में या तो उसके आयंस में, तभी मैं उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोल पाऊंगा, ठीक है ना। और एक चीज़ है, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते क्योंकि इनका D10 कन्फिग्रेशन होता है इनके एटम वाले फॉर्म में भी और इनके आयन वाले फॉर्म में भी, ठीक है ना। अच्छा, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट डिफर फ्रॉम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज ऑफ द पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। यहाँ पे यही इनका पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल ही इन्हें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से अलग करता है, ठीक है ना। अगला है डी ब्लॉक, इसमें क्या होता है कुछ इंडस्ट्रियल मेटल्स भी होते हैं जो हमारे कमर्शियल पर्पज के लिए यूज आते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, फिर टाइटेनियम हो गया, ठीक है ना। फिर इनका जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, ये होता है n-1d 1 से लेकर 10 तक, फिर ns 1 से लेकर 2 तक, ठीक है ना। अगला पॉइंट है जो पैलेडियम होता है, ये एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ा डिफरेंट रहता है। इसमें क्या रहता है 4d 10 और 5s 0 रहता है, ठीक है ना। अच्छा, अगला है अपना ये जो स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है ना, ये d और s ऑर्बिटल, यही कॉज करता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक्सेप्शन, जैसे यहाँ पे भी है ना। अच्छा, फिर हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड सबशेल जो होते हैं उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, जैसे आपने क्रोमियम और कॉपर का केस देखा होगा क्लास 11 में भी, ठीक है ना। अच्छा, जैसे क्रोमियम का केस हो गया 3d5 और 4s1, और क्या नहीं होता 3d4 और 4s2। अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे 3d4 ने 3d5 करूंगा तो मेरा हाफ शेल हो जाएगा, मतलब हाफ फील्ड शेल हो जाएगा। कॉपर के केस में क्या होता है 3d10 और 4s1 होता है, और क्या नहीं होता है 3d9 और 4s2 नहीं होता है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ पे डाल देता हूँ तो 3d10 हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है स्कैंडियम जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीटली फ्री डी ऑर्बिटल है, इसके कौन से वाले, इसके एटम वाले स्टेट में, ठीक है ना। अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है, तो ट्रांजिशन कैसे हुआ। अच्छा, और जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट इसीलिए नहीं है क्योंकि उसका ना जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना उसके एटॉमिक फॉर्म में भी 3d10 ही रहता है और उसके आयनिक फॉर्म में भी 3d10 ही रहता है। तो अगला पॉइंट अगर हम देखें तो मैं देखूँ तो नियरली सारे ही ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, ठीक है ना, अपना अपना। उनका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, और वो मेलेबल होते हैं, मतलब उनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं पतले पतले। फिर अगला पॉइंट है वो डक्टाइल होते हैं, मतलब हम उनके वायर्स बना सकते हैं। अगला पॉइंट है उनका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ से हीट का जो फ्लो होता है वो बहुत अच्छे से हो सकता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत रहती है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी बहुत अच्छे से होगा। अच्छा, अगला पॉइंट है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी, ठीक है ना। अच्छा, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता क्यों है, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो n-1d और ns के इलेक्ट्रॉन है ना ये मेटलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा अनपेड रहता है, तो ये ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शो करता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जनरली मिडिल ऑफ द सीरीज तक ना इंक्रीज करता है फिर वापस डिक्रीज करने लगता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं उनका हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, मतलब क्या होता है उसको, मतलब मेटेलिक जो क्रिस्टल लैटिस में था ना उसको हमें पूरे एटम में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए बहुत सारा एनर्जी लगेगा, ये है उसके बाद। अच्छा, फिर ग्रेटर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन स्ट्रॉन्गर इज द मेटेलिक बॉन्डिंग, मतलब जितना ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा उतना अच्छा स्ट्रेंथ होगा मेटेलिक बॉन्डिंग का, ठीक है ना। अगला पॉइंट है 4D और 5D सीरीज के जो मेटल्स रहते हैं इनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू कॉरेस्पॉन्डिंग 3D एलिमेंट्स, ठीक है ना। अगर मैं देखूँ 3D 4D और 5D, तो मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को ले लूँ तो 4D और 5D के जो एलिमेंट्स रहते हैं उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एज कम्पेयर टू 3D वाले एलिमेंट से ज़्यादा होगा। अच्छा, अगला पॉइंट है ये जो एटॉमिक रेडाई होता है ना वो ग्रेजुअली क्या करता है ट्रांजिशन सीरीज के, अगर मैं इस तरफ चलूँ ना तो ये घटता है, मतलब एक ट्रांजिशन सीरीज के अलोंग चलूँ ना तो ये घटता है, क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज की वजह से न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है, मतलब प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो मुझे पता है ना कूलम्स लॉ के हिसाब से कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, और द डिक्रीज इन एटॉमिक साइज इज स्मॉल बिकॉज डी इलेक्ट्रॉन शील्ड पूर्ली। अभी देखो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अंदर के शेल्स या सबशेल के इलेक्ट्रॉन अगर अच्छे से शील्डिंग ना कर पाए, जैसे कि मतलब ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मतलब डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन ये अच्छे से शील्डिंग नहीं कर पाते हैं न्यूक्लियस को, मतलब न्यूक्लियस को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से बचा पाने की बात कही जा रही है इधर। तो डी इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग बहुत वीक है, इसीलिए इनका
जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज तो हो रहा है पर उतना नहीं हो रहा है, एक्सटेंड इतना ज़्यादा नहीं है। अगला है आयनिक रेडियस आल्सो डिक्रीज अक्रॉस से ट्रांजिशन सीरीज। जैसे एटम का रेडियस घट रहा है ना अलॉन्ग द पीरियड, वैसे ही आयनिक रेडियस भी कम होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगला चीज़ है इसका जिरकोनियम और हाफनियम का जो साइज होता है वो लगभग बराबर होता है। मतलब ये डिफरेंट पीरियड्स में है, लेकिन इनका तो डिफरेंट होना चाहिए ना, हाफनियम का थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, जिरकोनियम का थोड़ा कम होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है, इन दोनों का लगभग सिमिलर साइज है। ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, अगला पॉइंट है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन रिजल्ट कैसे होता है, मतलब ये होता क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 4f इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं लैंथेनॉइड्स वाले आखिरी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है ना। तो वो अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते हैं न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस को अगर शील्ड नहीं कर पाते तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो बढ़ जाने के कारण क्या होता है, वो रेडियस थोड़ा सा एक्सपांड नहीं होकर वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगला है ये जो डेंसिटी होता है ना वो स्कैंडियम से लेके कॉपर तक इंक्रीज करता है। क्या करता है? स्कैंडियम से लेके कॉपर तक इंक्रीज करता है। फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द सीरीज। जैसे जैसे मैं राइट की तरफ बढ़ता रहता हूँ ना, मतलब अलॉन्ग द सीरीज अगर जाता हूँ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाता है। मतलब मुझे अगर आउटर मोस्ट शेल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है गैशियस एटम में तो मुझे ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा जैसे जैसे मैं अलॉन्ग द सीरीज जाऊँ, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट है मेरा कि द इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस रेगुलर देन एस एंड पी ब्लॉक। मतलब एस एंड पी ब्लॉक में क्या होता है, एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऐसे घटेगा या ऐसे बढ़ेगा, जो भी ट्रेंड कुछ भी हो, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है एस एंड पी ब्लॉक से, ठीक है ना। और ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है उसमें पहले 4s इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, मतलब थ्री इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या है, Mn2+ जो है जिसमें 3d5 कन्फिग्रेशन रहता है, इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होता है क्योंकि यहाँ पे डी सबशेल जो है वो हाफ फील्ड है, ठीक है ना। मतलब डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी5 में मतलब डी5 में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 5 आते हैं, तो 10/2 तो 5 ही होता है, तो हाफ फील्ड हो गया। अच्छा, फिर जिंक+2 में क्या होता है, 3d10 होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली फ्री डी ऑर्बिटल है, या तो आधा होना चाहिए या तो पूरा होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बीच में थोड़ा सा स्टेबिलिटी के बारे में हम उतना अच्छा नहीं बोल सकते। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं क्योंकि यहाँ पे NS और N-1d इलेक्ट्रॉन दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं देखूँ कि मैंगनीज जो होता है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करता है, यानी वो +2 से स्टार्ट होता है और +7 पे एंड होता है। और ये फर्स्ट सीरीज की बात है, ठीक है ना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो मेरा 3D सीरीज है। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ट्रांजिशन का ना कहाँ पे दिखता है, या तो ट्रांजिशन एलिमेंट के ऑक्साइड में दिखता होगा या तो उसी के फ्लोराइड में दिखता होगा। ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड और फ्लोराइड यानी फ्लोरीन के साथ बॉन्ड। अच्छा, ये क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन जो होते हैं वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से आता है, तो वो क्या करते हैं, इनको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है ना, इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, मतलब इनका जो प्लस चार्ज है ना उसको स्टेबलाइज करते हैं। अच्छा, और द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होता है, स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक ये इंक्रीज करता है, फिर मैंगनीज के बाद से ये डिक्रीज करता है, मतलब ये जो स्टेबिलिटी वाला चीज़ है। फिर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिकम मोर स्टेबल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज। जैसे जैसे मैं एंड की तरफ बढ़ता हूँ ना सीरीज के, तो ना जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अच्छा, अगला है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब जो E0 वैल्यू होता है ना, वो हेल्प करता है कि हमें रेड्यूसिंग एजेंट मिलेगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, ये मैं गेस कर सकता हूँ, ये आपने रिडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। अच्छा, और इरेगुलर E0 वैल्यूज अराइज ड्यू टू इरेगुलर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सब्लिमेशन एंथैल्पी। देखिए, मुझे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, और सब्लिमेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस का जो कन्वर्शन होता है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे जो यहाँ पे इरेगुलर ट्रेंड है ना, ये इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, मतलब रिपीट होने का हर एलिमेंट के लिए, तो ये वैल्यूज डिफर करते हैं, इसलिए E0 वैल्यू जो होता है उसका भी जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा ट्रेंड उसका डिफर कर जाता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर Mn3+ से Mn2+ का जो E0 वैल्यू है ना वो ज़्यादा पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू Cr3+ से Cr2+। क्यों? क्योंकि Mn2+ है ना वो 3d5 में जाता है, मतलब 3d5 कन्फिग्रेशन होता है, और यहाँ से अगर यहाँ आना चाहता है कन्फिग्रेशन तो ये तो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है ना, इसीलिए इसका वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये होना चाहता है खुद से, ठीक है। अगला है Cr2+ जो है वो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है। देखिए, जो रेड्यूसिंग एजेंट अच्छा है मतलब वो खुद क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और इट रेडिली चेंजेस टू मोर स्टेबल Cr+3 स्टेट, ठीक है ना। ये तो आपको पता चल रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है वो खुद को अच्छे से ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, ठीक है ना। और Ti2+ और V2+ भी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, किसमें, एक्वा सोल्यूशन में होता है। फिर Mn+3 और CO+3 जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, किसमें, एक्वा सोल्यूशन में। अच्छा, अगला है जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना फर्स्ट रो के, अगर मैं कॉपर को छोड़ दूँ तो सारे मिनरल एसिड में, मतलब डाइल्यूट मिनरल एसिड में डिजॉल्व कर जाएंगे। अगला है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या होते हैं वो ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं सप्लाई करूँ तो ये रिपेल कर जाते हैं, ठीक है ना। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का क्या होता है कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो ना मैग्नेटिक फील्ड से बहुत ही तगड़े तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और पैरामैग्नेटिज्म क्यों होता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिज्म। और जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका मैग्नेटिक मूवमेंट आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, आपको पता है म्यू मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट, और इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन। अच्छा, ये होता है √n/n+2। यहाँ पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ब्लॉक, ठीक है, डी ब्लॉक मतलब डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। अच्छा, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा अराउंड 1.73 बोर मैग्नेटॉन, और Mn2+ यानी 3d5 जिसमें होते हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा कितना, 5.92 बोर मैग्नेटॉन।
अच्छा, अगर आपको ऐसा दिया हो कि आपको वैल्यू दे दिया हो 1.73, 5.92 बोर मैग्नेट्रॉन ऐसा, तो आपको गेस करना है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जिसमें इसका डेसिमल से पहले जो डिजिट है ना, यहाँ पे 1.73 है तो यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अगर 5.92 है तो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपको बस पहला डिजिट देखना है डेसिमल से पहले, ठीक है ना। अच्छा, फिर ट्रांजिशन मेटल आयंस जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पे डी ट्रांजिशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, द कलर ऑब्जर्व इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर ऑफ लाइट ऑब्जॉर्ब। मतलब देखिए, जो कलर अब्जॉर्ब हुआ होगा उसका जस्ट ऑपोजिट कलर वो दिखाएगा, ठीक है ना। मतलब ये एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर व्हील होता है। आप पढ़ेंगे इसे केमिस्ट्री में, मतलब अगर डीपली पढ़े कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे। मतलब मुझे एक कलर अब्जॉर्ब करता हूँ तो मैं एक कलर शो करता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अगला है स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, जिंक +2। ये सब क्या होते हैं, ये कलरलेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे D0 कन्फिग्रेशन होता है या फिर D10 कन्फिग्रेशन होता है, या तो कुछ नहीं है या तो सब कुछ है, ठीक है ना। अच्छा, फिर ट्रांजिशन मेटल्स रेडिली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, चार्ज ज़्यादा होता है, इसमें डी ऑर्बिटल खाली होता है, वेकेंट होता है। और ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं इसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टी होते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनाने की खूबी होती है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी पार्ट लेता है। और इसमें क्या होता है, इसमें कैटलिस्ट का एग्जांपल आप देख लीजिए, V2O5 होता है ना। V2O5 यूज़ होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। Fe मतलब आयरन यूज़ होता है अपना हेबर्स प्रोसेस में जो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है ना। फिर Na यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन में, जो अल्केन्स का हाइड्रोजनेशन होता है ना, अल्केन तक, तो उसमें भी यूज़ होता है। फिर आ जाता है अपना इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, आपको पता होना चाहिए कि बहुत बड़ा क्रिस्टल लैटिस होता है, उसमें छोटे छोटे स्मॉल एटम्स जो आ जाते हैं हाइड्रोजन के, कार्बन के, नाइट्रोजन के, और वो मेटल लैटिस में आके छोटे छोटे पोर्शंस में फंस जाते हैं, तो उससे बनते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। और ये क्या होते हैं, ये हार्ड होता है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसमें मेटेलिक कंडक्टिविटी रहती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आके मेटल मतलब एटम्स फंस गए तो मेटेलिक कंडक्टिविटी गई। आप ऐसे समझ लीजिए ना, अभी मेटल का भी कुछ वैलेंसी रहा होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर से और एटम्स आ गए तो उनके भी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम तो करंट होता है ना, तो करंट बढ़ गया, मतलब मेटेलिक कंडक्टिविटी भी बढ़कर रही है, ठीक है ना। इसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स क्या करते हैं, एलॉय बनाते हैं। एलॉय मतलब सॉलिड और सॉलिड मिलकर जो सोल्यूशन बनाते हैं उनको एलॉय बोलते हैं, ठीक है ना। और ये एलॉय बनते कौन से हैं, अगर दो मेटल हैं जिनका रेडियस में 15% से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो वो लोग एलॉय बना सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, स्टेनलेस स्टील एक अलॉय है, ब्रास भी एक अलॉय है, ब्रोंज भी एक अलॉय है। आपने सुना होगा इसमें बचपन में कि इसका कॉम्पोजिशन क्या रहता है, कॉपर, जिंक, टिन, इन सबसे मिलकर बनता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर कॉपर प्लस जो आयन होता है वो एक एक्वा सोल्यूशन में हाईली अनस्टेबल होता है, तो वो क्या करता है, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन कर जाता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होना, रिडक्शन भी होना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉपर प्लस है, कॉपर प्लस ऑक्सीडाइज होकर कॉपर प्लस 2 भी बन जाता है, कॉपर प्लस रिड्यूस होकर कॉपर भी बन जाता है, ठीक है ना। फिर आता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो होता है, यहाँ पे लिखा है वैसे ही लिखा है जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और रिडक्शन भी हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ट्रांजिशन मेटल का, वो उसके ऑक्साइड्स और ऑक्सो एनाइंस में बनता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर Sc2O3 जो होता है, उससे लेकर मैं Mn2O7 तक चलूँ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्कैंडियम पे कितना है, स्कैंडियम पे +3 है, और Mn2O7 में कितना है, इसका +7 है, ठीक है ना, यही लिखा है यहाँ पे। और Mn2O7 क्या होता है, एक ग्रीन कलर का कोवलेंट ऑयल होता है, ठीक है ना। और CrO3 और V2O5 जो होता है वो एसिडिक ऑक्साइड्स होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं पोटेशियम, दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स एनसीईआरटी में दे रखा है, एक है पोटेशियम डाइक्रोमेट और एक है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, और ये इसे हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, मुझे दोनों कंपाउंड्स अगर बनाने हैं तो मुझे स्टार्टिंग में ओर्स लेना है, ठीक है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले केस में मैं लूँगा क्रोमाइट और क्रोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे FeCr2O4, आप समझ जाइए ऐसा, और थ्रू क्रोमेट फॉर्मेशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। सबसे पहले मैंने क्या करना है, क्रोमाइट लेना है, उससे क्रोमेट फॉर्मेशन करना है, फिर उसमें एसिड डालना है यानी एसिडिफिकेशन करना है, तो मेरा बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। जो क्रोमेट आयन होता है ना, ये CrO4 2-, ये होता है येलो कलर का, और इसका शेप होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब जैसे ट्राइपॉड होता है ना, ऐसा ट्राइपॉड, यहाँ पे 3 डंडियाँ नीचे, ये ऊपर, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। और डाइक्रोमेट आयन जो होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, और इसमें 2 टेट्राहेड्रा होते हैं एक ऑक्सीजन के साथ, मतलब यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल, यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल, बीच में ऑक्सीजन है, आप ऐसा समझ सकते हैं, इसका मतलब ये है। और क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन जो होते हैं वो इंटरकन्वर्टेबल होते हैं डिपेंडिंग ऑन पीएच, मतलब एसिडिक पीएच हो तो कुछ बनेगा, बेसिक पीएच हो तो कुछ और बनेगा, मतलब ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टेबल है। कौन से, ये क्रोमेट वाला और डाइक्रोमेट आयन वाला, ठीक है ना। अच्छा, अगला है ये एसिडिफाइड K2Cr2O7 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, ये Fe2+ को ऑक्सीडाइज करके Fe3+ बना सकता है, फिर I- को ऑक्सीडाइज करके I2 बना सकता है, Sn+2 को Sn+4 बना सकता है, और H2S को क्या बना सकता है, H2S को ये मतलब इसका ऑक्सीडाइज वाला जो भी प्रोडक्ट बनता होगा ये वो बना देगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट की बात मैं अभी कर रहा था, तो ये होता है KMnO4। तो KMnO4 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब K2Cr2O7 भी होता है। ये क्या करता है, अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा लेवल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, इसको कमर्शियली हम बनाते हैं मैंगनेट का ऑक्सीडेशन करके, ठीक है ना। अच्छा, KMnO4 जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट, ये डार्क पर्पल कलर के क्रिस्टल होता है और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर MnO4- आयन जो है वो टेट्राहेड्रल होता है, मतलब ऐसे ही ट्राइपॉड टाइप्स होता है, ठीक है ना। और ये डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक, और वेरस MnO4 2- इज पैरामैग्नेटिक। तो आपको याद रखना है, मैंगनेट डायामैग्नेटिक, परमैंगनेट पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। अच्छा, और
एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइज करता है किसको, Fe2+ को Fe3+ में कर देगा, ऑक्सालेट को CO2 में कर देगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कर देगा, आयोडाइड आयंस को आयोडीन में कर देगा, ठीक है ना। फिर KMnO4 को क्या करते हैं, HCl के साथ टाइट्रेशन नहीं करना चाहिए इसका, क्योंकि यहाँ पे HCl ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cl2 गैस में। मतलब HCl में क्या होता है, HCl है ये Cl2 गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका मतलब क्या, यहाँ पे -1 में था, यहाँ पे 0 में है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, -1 से 0 जा रहा है, -1 0 से छोटा होता है ना, इसलिए ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसलिए हम इसे टाइट्रेशन नहीं करते HCl के साथ, ठीक है ना। और लैंथेनॉइड्स में क्या होता है, 14 एलिमेंट्स होते हैं, वो सीरियम से स्टार्ट होता है, लुटेशियम में एंड होता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक और आयनिक रेडिया जो होता है वो लैंथेनम से लेके लुटेशियम तक वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये क्यों होता है, ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है ना। और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि 4f इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पूल शेडिंग दिखाते हैं, तो उसके वजह से मतलब एक्जैक्टली लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, 4f के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अच्छे से न्यूक्लियस को शील्ड नहीं कर पाते हैं, तो जो डी ब्लॉक के बाकी एलिमेंट्स है ना, वो ना न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले आते हैं, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन। और जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लैंथेनॉइड्स में वो +3 है, क्योंकि वो ग्रुप 3 में ही आते हैं, और यहाँ पे +2 और +4 भी दिखाया जाता है, ठीक है ना, दिखता है यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स का। और लैंथेनॉइड्स जनरली सॉफ्ट होता है, ये इनका कलर सिल्वरी वाइट होता है, और यहाँ पे Ln+3 आयंस बनते हैं, और ये पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है ना, और ये कलर भी होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे मिश मेटल नाम का एक चीज़ कुछ आप सुनने को पाएंगे, मिश मेटल क्या होता है, एक अलॉय होता है लैंथेनॉइड्स के, मतलब लैंथेनॉइड से बनता है, और यहाँ पे इसको लाइटर फ्लिंट और मैग्नीशियम बेस्ड अलॉयस में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और एक्टिनॉइड्स क्या होता है, इसमें 14 एलिमेंट्स रहते हैं, और ये थोरियम से लॉरेंशियम तक है। फिर क्या होता है उसके बाद ये एक्टिनियम के बाद से आते हैं, ठीक है ना, एक्टिनियम आ गया, फिर थोरियम स्टार्ट होता है, फिर चलता है अपना लैंथेनॉइड सीरीज, फिर वो लॉरेंशियम में एंड हो जाता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, एक्टिनॉइड्स एग्जिबिट करते हैं बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट और मतलब लैंथेनॉइड से, क्योंकि यहाँ पे 5f 60 7s ऑर्बिटल है के जो एनर्जी है वो कंपेरेबल है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं n+l रूल है ना, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल चैप्टर में। और अगला है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो 5f इलेक्ट्रॉन्स के पोल शेडिंग के लिए होता है, ठीक है ना। और ये लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के सिमिलर ही होता है, लेकिन आपको एक फैक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि मतलब ये कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और सारे एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और कुछ कुछ सिंथेटिक एलिमेंट्स भी होते हैं, सिंथेटिक मतलब जो मैं इंसान बना पाता है, ठीक है ना। और रेडियो एक्टिविटी इनका केमिस्ट्री को मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है लैंथेनॉइड से, ये जो रेडियो एक्टिव नेचर है, ठीक है ना। आई थिंक D&F चैप्टर में इतना बहुत मेजर पोर्शन कवर हो चुका है, बहुत कम समय में हम कितना ही कर पाएंगे। तो विद दिस, मेरा नाम है आदर्श पीनिया, एंड आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू।